और अब जनसंख्या पर छिड़ी जंग की खबर। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जनसंख्या बढ़ाने की पैरोकारी की है। इन लोगों को लगता है कि अगर दक्षिण भारत इसी तरह आबादी पर नियंत्रण करता रहेगा तो उसके यहाँ एजिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। साथ ही केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद और परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों का सवाल तो अपनी जगह है ही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले आबादी के खतरे की तरफ इशारा किया था। उनका संदेश साफ था कि आबादी घटाओ, खुशहाली लाओ। लेकिन आज मोदी सरकार को अपने 16 सांसदों का समर्थन देने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान प्रधानमंत्री मोदी की सोच के बिल्कुल खिलाफ है। पहले आप सुनिए कि नायडू कह क्या रहे हैं। I'm changing my views. I'm promoting population now. India is one country as on today biggest advantage on demographic dividend. If we can manage demographic dividend for future, India and Indians will be great. Global community are depending on us for Indians for global service. चंद्रबाबू नायडू से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी आबादी बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் முன்பெல்லாம் குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள்। दरअसल आबादी का मामला अब उत्तर बनाम दक्षिण भारत का बनता जा रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों को लगता है कि कम आबादी के कारण उनको नुकसान ही नुकसान है। उनको लगता है कि केंद्र की तरफ से मिलने वाला राजस्व कम आबादी के कारण कम हो जाता है। उनको ये भी लगता है कि परिसीमन की स्थिति में उत्तर भारत की तुलना में उनकी सीटें लोकसभा में बहुत कम हो जाएंगी। उसी तरह उनको ये भी लगता है कि दक्षिण भारत तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में युवा आबादी की सख्त जरूरत है। तीसरे बिंदु पर सबसे ज्यादा नायडू का जोर है। इतना ज्यादा है कि उन्होंने 3 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को 15,000 रुपए देने का वादा किया है। It is not all political issue. I am telling you. One should be patriotic. If you can go through worldwide, wealth creation and population conflicting each other. Always you are getting more money. Automatically you won't have any children. That is where I used to say IT professionals, double income, no kids, let us enjoy. Everybody will think like that. That is where globally countries have failed. दरअसल राजस्व का मामला एक बड़ा मुद्दा है। दक्षिण भारत के राज्य अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित करने का उन्हें इनाम की जगह दंड मिलता है। इससे राजस्व में उनकी हिस्सेदारी घट जाती है और उत्तर भारत के उन राज्यों को ज्यादा राजस्व दिया जाता है जिन्होंने आबादी बढ़ाई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने
इसी आधार पर विरोध किया था कि राजस्व वितरण के फॉर्मूले में जनसंख्या को भी वेटेज दिया गया था। केंद्र की तरफ से राज्यों को राजस्व वितरण में 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को 15% का वेटेज दिया है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने भी राजस्व वितरण फार्मूले के तहत जनसंख्या को 27.5% वेटेज दिया था। इसमें 1971 की जनसंख्या को 17.5% और 2011 की जनसंख्या को 10% वेटेज दिया था। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय राज्यों की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन उनको एक तरफ सेंटर से आने वाले पैसे की चिंता है, तो दूसरी तरफ परिसीमन का सवाल भी खाया जा रहा है, जिनमें उनको लगता है कि लोकसभा में उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। Why will not? Because already the Prime Minister Mr. Modi, when he opened the new parliament, he said it's going to increase. It was like 2 years back, and in 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. Tamil Nadu represents around in 543 seats, we represent around 39. Which is around 7.2%. Our only request here, a demand here is, if they are going to raise the numbers in the north states of India, Tamil Nadu will also request, we also demand an increase in the number. अगर 1971 और 2025 की आबादी को आधार बनाकर हम सीटों का गणित देखें, तो 1971 के हिसाब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा की 85 सीटें हैं, जो बढ़कर 250 हो सकती हैं। वहीं बिहार और झारखंड की 54 सीटें आज के हिसाब से 169 हो जाएंगी, जबकि राजस्थान की 25 सीटें आज 82 हो जाएंगी। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जो परिसीमन के गणित से 76 हो जाएंगी। वैसे ही केरल की 20 सीटें बढ़कर 36 हो जाएंगी। आंकड़ों के इसी खेल से दक्षिण भारतीय राज्य डर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू परिसीमन के सवाल पर बीजेपी के साथ दिखते हैं, लेकिन कम होती आबादी की चिंता उन्हें स्टालिन के साथ खड़ा कर देती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।